हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी फिजिक्स चैनल फिजिक्स 101। बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका फिजिक्स चैनल फिजिक्स 101 पे। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं बच्चे। मेरा नाम है वरुण चौहान। आई एम अ फिजिक्स टीचर। पिछले कई सालों से कोटा में फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। अब अनअकैडमी पर आपको घर बैठे डायरेक्ट फ्रॉम कोटा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं बच्चे। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है फ्लूइड, और फ्लूइड में भी हम जो इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं वो है फ्लूइड स्टैटिक्स की। फ्लूइड स्टैटिक्स की कंप्लीट थ्योरी एक ही शॉट में हम इस वीडियो में देख लेंगे बच्चे। सारी थ्योरी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, कैसे कैसे क्वेश्चंस होते हैं, यहां पर हम पूरा पढ़ेंगे एक बार में। आप लोगों का एक बार में पूरा फ्लूइड रिवाइज हो जाएगा। आप जिस बच्चे को नहीं आता वो भी यहां पे कॉन्सेप्ट सीख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। इसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास में प्रैक्टिस सेशन भी रखने वाला हूं, तो आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन फ्लूइड स्टैटिक्स से रिलेटेड इसी वीडियो से हो जाएगी बच्चे। ऐसे हम फ्लूइड डायनामिक्स, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हम पूरा फ्लूइड यहां पे कवर करेंगे बच्चे। ठीक है, तो आज जो अपन सेशन ले रहे हैं वो फ्लूइड स्टैटिक्स के ऊपर है। आप लोग कनेक्टेड रहिए, आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे जैसे वीडियोस आते रहेंगे। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है बच्चे। आपको जगह जगह नहीं जाना छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने के लिए। आपको पूरी फिजिक्स इस फिजिक्स 101 चैनल पे मिलेगी। ठीक है, मेरा पूरा टाइम टेबल क्या है, मैं कैसे कैसे आपको चीजें पढ़ाने वाला हूं, मैं आपके संग बिल्कुल शेयर करूंगा बच्चे अभी। बट मैं इस वीडियो में आप पे सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक्स पे ध्यान देना चाहता हूं, ताकि आप इस वीडियो में सिर्फ इसको समझें। मैं एक वीडियो आपके लिए बना लूंगा जिसमें कंप्लीट आपको हम समझा देंगे कि कैसे कैसे अपन के शेड्यूल रहने वाला है। ठीक है, ओके। कनेक्ट रहने के लिए मैं आपको बता दूं, आप टेलीग्राम ऐप, जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी है वो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करें। उस पे आप ब्रांड फिजिक्स, जो कि एक्चुअली फिजिक्स 101 का चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए बच्चे। सारे नोटिफिकेशन आपको इसी पर मिलेंगे। फिजिक्स क्लास से रिलेटेड, स्पेशल क्लास से रिलेटेड। स्पेशल क्लास क्या होती है इसको भी बताता हूं बच्चे। अभी देखिए, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो बहुत ही इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है बच्चे। डेली लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलती हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, डेट वाइज प्लानिंग के साथ। यहां पे लाइव टेस्ट, लाइव क्विजेस होते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस है। आप एक बार सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, VC10 कोड यूज कर लिया आपने, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा बच्चे। उसके बाद आप ये देखेंगे जो डेली लाइव क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होती है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होती है बच्चे। YouTube के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव होती है। आप लाइव क्लास में टीचर को स्क्रीनशॉट खींच के डाउट भेज सकते हैं। टीचर आपका डाउट पूरी क्लास को दिखा सकता है, डिस्कशन हो सकता है वहां पे। बहुत ही इफेक्टिव है बच्चे, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म बहुत इंटरेक्टिव है। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो जरूर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें। उसमें अपना गोल चूज करने के बाद वहां पे आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, जो कि एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जब आपको फुल सिलेबस, ऑल सब्जेक्ट एक्सेस करने होंगे बच्चे, तो इस तरह का फीस स्ट्रक्चर आपके लिए होगा। नीट यूजी के लिए बच्चे आप देख रहे हैं, ये नीचे एक रेफरल बॉक्स होता है, वहां पे आपको VC10 कोड लिखना है। एक साल की फीस जो है वो आपको पर मंथ के हिसाब से 2250, और 2 साल की फीस जो है वो आपको 1350 रुपए की पड़ेगी बच्चे पर मंथ के हिसाब से। तो ये फीस 27,000 हो गई और ये 32,400 होगी। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप 1 साल का या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लें। ठीक है, इसी में आपको बेनिफिट है बच्चे ज्यादा से ज्यादा। ऐसी IIT JEE सब्सक्रिप्शन के लिए बात करें तो वहां पर भी फीस बच्चे आप देख रहे हैं उतनी है पर मंथ के हिसाब से, और आपको एक्चुअली पर मंथ भी पे कर सकते हैं क्योंकि यहां पे नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का टॉपिक फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में भी अपन जो बेसिक बात करने वाले हैं वो फ्लूइड स्टैटिक्स की है, बट फिर भी अपन फ्लूइड को समझेंगे, फिर उसके बाइफर्केशन करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स में, और देखते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसको। सबसे पहले व्हाट इज फ्लूइड। तो बच्चे क्या होता है फ्लूइड, यहां पे आप देख रहे हो विच कैन फ्लो, विच कैन फ्लो। एग्जाम्पल लिक्विड्स एंड गैस। लिक्विड्स और गैस दोनों ही यहां पर फ्लूइड्स हैं। ठीक है, और हम देखेंगे ये फ्लूइड जो कंप्लीट चैप्टर है इसमें हम कभी कभी गैस की बात भी करेंगे, मैक्सिमम टाइम हम लिक्विड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स में हम गैस की बात नहीं कर रहे होंगे, डायनामिक्स में आएगी एयर वगैरह की बातें कि एयर मूविंग है या फास्ट मूविंग एयर है तो क्या क्या इफेक्ट उसके आने वाले हैं। बट हम स्टैटिक्स में लिक्विड की बात करेंगे। क्यों, ऐसा क्या पॉइंट है कि स्टैटिक्स में सिर्फ लिक्विड की बात करते हैं, बट जब फ्लो
की बात करें, जब लिक्विड मूव कर रहा हो तो गैसेस की बात करने लगते हैं, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले देखो, मैं जो बात कर रहा हूं कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स ये क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखो बच्चे, फ्लूइड मैकेनिक्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स और फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, ऑब्वियसली यहां पे आपको दिख रहा है कि फ्लूइड रेस्ट पर है और यहां पे फ्लूइड मूव कर रहा है या फ्लो कर रहा है। तो डायनामिक्स में अपन पढ़ेंगे जब चीजें फ्लो कर रही होंगी, जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उस समय की पूरी थ्योरी अपन डायनामिक्स के अंदर करेंगे। बट आज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है कंप्लीट थ्योरी ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स। एक ही वीडियो में बच्चे मिल जाएगा। आप सब इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका कोई कजन जो भी तैयारी कर रहा है आईआईटी की, नीट की, आप सबको ये वीडियो भेजेंगे। ठीक है, एक वीडियो में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा बच्चे, और स्पेशल क्लास में अपन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। यहां भी अपन कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे ये, जो भी यहां पे अपन बातें कर रहे हैं, देखेंगे। चलिए, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्लूइड स्टैटिक्स की। इसको बोला जाता है हाइड्रोस्टैटिक्स भी। ठीक है, तो क्या मतलब है फ्लूइड स्टैटिक्स का? फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब है फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेसल। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चे, फ्लूइड इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेसल। कंटेनर या वेसल के रेस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पर है, क्योंकि देखो रेस्ट और मोशन ये सब रिलेटिव टर्म्स है। ठीक है, आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी अगर स्टार्टिंग में मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता पड़ा होगा कि रेस्ट, कोई भी चीज रेस्ट पे है या मोशन में है, ये देखने वाले पर डिपेंड करता है। तो जब फ्लूइड एट रेस्ट बोल देते हैं स्टैटिक्स में, तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? वेसल के, कंटेनर के फ्रेम में, कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट होना चाहिए। क्या कंटेनर चल सकता है? हां, कंटेनर चलेगा बच्चे, चलता है। क्वेश्चंस आते हैं कि कंटेनर मूव कर रहा है तो वाटर लेवल बताओ कैसा हो जाएगा, कितने एंगल पे हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस भी अपन आज वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, बट कंटेनर के रेस्पेक्ट में फ्लूइड रेस्ट पे होना चाहिए। अगर वो चल जाएगा, फ्लूइड चलने लगेगा कंटेनर के या वैसे के रेस्पेक्ट में, तो फ्लूइड स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है वो, फिर वो फ्लूइड डायनामिक्स हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप, फ्लूइड चलना नहीं है कंटेनर के रेस्पेक्ट में। ये पूरी थ्योरी जो अपन बात करने वाले हैं वो सिर्फ फ्लूइड स्टैटिक्स की ही है। और यहां पे मैंने आपको बताया कि हम ज्यादातर लिक्विड के बारे में बात करेंगे। फ्लूइड भी कौन सा? लिक्विड हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो मेन चीज जो है वो है प्रेशर। और प्रेशर का अगर हम वेरिएशन लें तो अगर सेम डिफरेंस इन प्रेशर, सेम चेंज इन प्रेशर हमें जो लिक्विड में मिलता है कुछ सेंटीमीटर चलने पर, उतना चेंज इन प्रेशर अगर हमें गैस में चाहिए तो किलोमीटर्स में चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक चीज गैसेस की बहुत कम होती है बच्चे। वो क्या चीज होती है? सबसे पहला टर्म जो हमें यहां सीखना है वो है डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी गैसेस की बहुत कम होती है, इसलिए प्रेशर चेंज ज्यादा नहीं कर पाते, वो किलोमीटर्स में चलना पड़ता है। कोई मतलब नहीं है उस चीज का, इसलिए हम स्टैटिक्स के अंदर सिर्फ फ्लूइड्स में लिक्विड ही पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चे? ओके, डायनेमिक्स में फंडे देखेंगे अपन किस तरीके से वहां पे एयर भी, फास्ट मूविंग एयर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है। ठीक है ना? ओके, तो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? बहुत बेसिक सी बात, डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड और एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये बच्चे यहां पे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत छोटे से कहीं किसी एलिमेंट के लिए भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, डीएम अपॉन डीवी। ठीक है, पर्टिकुलर डीवी के लिए बात करें, इसका मास डीएम है, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं डेंसिटी। ठीक है, ओके, इसकी यूनिट क्या होती है? केजी, मीटर क्यूब है वॉल्यूम, तो केजी पर मीटर क्यूब इज द यूनिट, एसआई यूनिट, और हमारे पास डायमेंशन हो जाएगी ml-3। बहुत बेसिक सी बात बच्चे। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि डेंसिटी कई बार लिक्विड की दी जाती है, ऑब्जेक्ट की दी जाती है जो लिक्विड के अंदर है, वो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में भी कई बार क्वेश्चंस में लिखा रहता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या मतलब है, इसको समझते हैं। दिस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड विद डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी के रिलेटिव कितनी डेंसिटी है, वाटर से ही कंपैरिजन अपन करते हैं। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड टू द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की होती कितनी है डेंसिटी? ये देखो बच्चे, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट में
ठीक है, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में बात करें तो 1 होती है। तो डेंसिटी ऑफ अ गिवन फ्लूइड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द प्योर वाटर, इसको मैं लिख दूं डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड रो अपॉन रो वाटर, दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर है? चलिए अब बात आता है, कई बार टर्म रिलेटिव डेंसिटी की जगह पे स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? क्या रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होते हैं? क्या मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं कि डेफिनेशन वाइज भी सेम होते हैं? तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या मतलब है, आपसे यही पूछ लिया जाए तो देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी मैग्नीट्यूड वाइज तो रिलेटिव डेंसिटी के बराबर होती है, बट डेफिनेशन अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज specific weight of a given fluid upon specific weight of the pure water at 4 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक वेट का रेशियो है, ना कि डेंसिटी का रेशियो, डेफिनेशन वाइज बात करें। बट स्पेसिफिक वेट क्या होता है सर? स्पेसिफिक वेट समझो तो बच्चे होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आ गया mg अपॉन v। अब मास को देखो क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम मैंने कट किया तो यहां पे बचा रो इंटू जी। तो किसी का भी स्पेसिफिक वेट लिखेंगे तो डेंसिटी इंटू जी। जी क्या है यहां पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जब मैंने स्पेसिफिक वेट का रेशियो लिया तो देखो, फ्लूइड के लिए रो एफ इंटू जी और रो वाटर इंटू जी, वाटर के लिए लिख दिया। डिवाइड कराएंगे तो देखो डेंसिटी का ही रेशियो आ गया। एक्चुअल में ये रिलेटिव डेंसिटी ही है, रिलेटिव डेंसिटी के बराबर ही है। तो आपको अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी मटेरियल की, फ्लूइड की अगर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दी जाए तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि रिलेटिव डेंसिटी की तरह ही हमें वो कॉन्सेप्ट यूज करना है उसका। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हो? ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इस पूरे चैप्टर में करनी है वो है प्रेशर। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक आइडिया भी नहीं है प्रेशर का, वो भी यहां से सीख सकते हैं, क्योंकि मैं देखो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं, आपको पूरी डेफिनेशन दे रहा हूं, फिर उसको यूज कर रहे हैं अपन। ऐसा नहीं कि बच्चे ये आता होगा आपको, ये लिख लिया होगा आपने या ये होता है, ऐसा नहीं है। अपन समझ रहे हैं बहुत बेसिक से बेसिक, जितनी भी टर्म हम यहां पे यूज करेंगे उन सबको समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे आता है प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। कौन सी फोर्स? अगर मान लो मैं बात करूं, ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, इस सरफेस पे मैंने ऐसे फोर्स लगाई किसी एंगल पे मान लो, और इसका एरिया है सरफेस का ए, तो क्या प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होगा? ये जितनी भी फोर्स लगाई है अपॉन एरिया? नहीं बच्चे। कैसे लिखेंगे अपन प्रेशर को? देखो, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? देखो, अगर यहां पे दिखाऊं मैं, एक कंपोनेंट ले लेता हूं एफ परपेंडिकुलर, एक ले लेते हैं एफ पैरेलल। ठीक है, तो एक्चुअली जो हमारे पास प्रेशर होता है दैट इज परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। किसके परपेंडिकुलर फोर्स? एरिया के प्लेन के। बच्चे ये सब विजिबल है आपको रेड? ठीक है, एरिया के प्लेन के परपेंडिकुलर जो फोर्स का कंपोनेंट है उसकी वजह से प्रेशर फील करेगा ये एरिया। ये वाली जो पैरेलल फोर्स है ये कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं कर रही। तो जो डेफिनेशन है आप उसमें फोर्स अपॉन एरिया की तरह याद रखते हैं, बट आप इस चीज को याद रखेंगे, प्रेशर जो डिफाइंड है वो है परपेंडिकुलर फोर्स एरिया के प्लेन के। जो भी एरिया का प्लेन है, एरिया वेक्टर नहीं बोल रहा मैं, एरिया प्लेन, एरिया का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स है एफ परपेंडिकुलर, उसकी वजह से प्रेशर फील होगा इस एरिया पर। क्लियर है? नोट करिए इसको। अब प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इस चीज को याद रखना है। कोई डायरेक्शन नहीं होती प्रेशर की, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्शन नहीं होती तो प्रेशर की वजह से अगर हमें मान लो कहीं पर प्रेशर पता है तो उससे फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? प्रेशर की मदद से फोर्स कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन कैसे पता पड़ेगी? तो इसको समझते हैं बच्चे फ्लूइड में। सबसे पहले प्रेशर के बारे में आप लिख लेंगे इस बात को। प्रेशर P इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स मतलब परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं यहां पे। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया। पर यूनिट सरफेस एरिया में जो फोर्स लगी एफ परपेंडिकुलर, दैट कॉन्स्टिट्यूट्स प्रेशर बच्चे। ठीक है,
इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये डेल्टा एफ है, ये एरिया है, तो प्रेशर जो लगा एक सरफेस एक तरफ से मैं बात करूं डेल्टा पी, डेल्टा एफ बाई पी। क्लियर है? इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चे पास्कल। फोर्स अपॉन एरिया की वजह से मैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स न्यूटन में है, एरिया मीटर स्क्वायर में है, तो ऐसा यूनिट को अपन ने नाम दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट इसको एक अकेले नाम से पास्कल, क्योंकि साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देने के लिए अपन कभी कभी यूनिट्स को उनके नाम पे रख देते हैं, तो इस यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल बोला जाता है। ठीक है, डायमेंशन होगी ml -1 t -2, ऐसा यूनिट्स की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, अब एक्चुअली प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है फ्लूइड के पार्टिकल्स, इस चीज को समझना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। ठीक है, जिन बच्चों को ये चीज नहीं पता होती वो सोचते हैं कि फ्लूइड का फोर्स एक बहुत ही नया फोर्स है। जो आपने फोर्स पढ़े होंगे मैकेनिक्स के अंदर, नॉर्मल, टेंशन, वेट, स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन, इन 5 के अलावा कोई नई तरीके की फोर्स होती है जो ये लगाता है। बिल्कुल ही एक लोग आप तो बिल्कुल ही नई फोर्स मान लेते हैं, बॉयंसी। चलिए समझते हैं कि फ्लूइड के पार्टिकल्स किस तरीके से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं या फोर्स किस तरीके से लगाते हैं। तो आप इस चीज को समझने के लिए ऐसे समझेंगे। हाँ, व्हाइट बच्चे ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको। समझेंगे इस चीज को कि फ्लूइड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली हमेशा मूव करते रहते हैं। किस डायरेक्शन में? हर डायरेक्शन में, जितनी भी रैंडम पॉसिबल डायरेक्शन है उस सब में रैंडमली मूव करते रहते हैं। ओके, तो ये मूव करते होंगे तो टकराते होंगे आपस में, किसी सरफेस से भी टकराते होंगे, वॉल से भी टकराते होंगे, ये सारी पॉसिबिलिटीज है। तो टकराने पर फोर्स जिस तरीके से एक्सर्ट होती है, बहुत बेसिक, आप थोड़ा सा भी कोलिजन का आइडिया है या नहीं भी है तो यहां पे देखो मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये एक सरफेस है, कोई भी चीज इससे आके टकरा रही है, कैसे भी पर्टिकुलर एंगल पे आई, तो जब टकराएगी तो क्या होगा? टकराते वक्त इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स आएगी। आएगी क्या? इस बॉल पर नॉर्मल फोर्स लगी इस डायरेक्शन में और इस सरफेस पर नॉर्मल फोर्स लगी इस डायरेक्शन में। थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। तो जो फोर्स आती है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस आती है, ये बात आप समझ रहे हो। और यही परपेंडिकुलर फोर्स इस एरिया पर प्रेशर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अभी अपन ने पढ़ा था प्रेशर इक्वल्स टू एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। तो उस सरफेस पे बॉल कैसे भी टकराई, या तो सीधे आके टकराई तो भी जो नॉर्मल आएगा, टेढ़े आके टकराई कैसे भी करके तो भी जो एक्चुअली उस प्लेन के परपेंडिकुलर फोर्स होगी वही फोर्स पार्टिकल एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए बच्चे इस चीज को फटाफट से। सही, कौन सी सरफेस है? कोई भी सरफेस है बच्चे। अगर मैं आर्बिट्रेरी की ऐसी भी सरफेस बना लूं इसके अंदर, ऐसे समझो ये मैंने एक सरफेस बना ली, इस सरफेस पे फ्लूइड के पार्टिकल्स कैसे फोर्स लगा रहे होंगे इसको समझना है। ठीक है, समझेंगे। एक पार्टिकल इस पे ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, कितने पार्टिकल टकराएंगे इससे? बहुत सारे, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। और वो नीचे से भी टकराएंगे क्या? हर तरफ से टकराएंगे बच्चे, हर एंगल, पॉसिबल एंगल पे टकरा सकते हैं। तो देखो इस पर जो फोर्स आने वाली है, इस पे वो कैसे आने वाली है? नेट फोर्स इस तरीके से आने वाली है, ऊपर से भी नीचे से भी। जो भी पार्टिकल टकराएगा वो पैरेलल फोर्स नहीं लगाता, सिर्फ टकराने पर परपेंडिकुलर टू द एरिया ही फोर्स लगेगी। क्लियर है? नोट करिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दिस फोर्स इज एग्जैक्टली लाइक अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। लिख लो इस बात को, ये फोर्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। बहुत सारे बच्चे इसको एकदम बिल्कुल ही सोचते हैं कि जाने क्या लगाता है फ्लूइड, एकदम नई सी फोर्स लगाता है कुछ, आर्किमिडीज ने बताई थी। ऐसा नहीं है बच्चे, वही फोर्स है जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं रैंडमली, कोई भी सरफेस में एज्यूम कर लो, कोई भी सरफेस एज्यूम कर लो, वॉल पे सोचो तो वॉल पर भी इस तरीके से फोर्स लगा रहा होगा फ्लूइड, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब हर जगह सेम लग रही होगी, क्या अलग अलग लग रही होगी, इसका अपन को कैलकुलेशन करना है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। बट अभी हमने देख लिया कि प्रेशर कैसे एक्सर्ट करता है। मैंने ऐसी कोई सरफेस एज्यूम करी, इस पे, इस वाली सरफेस पे कैसे लग रहा होगा फोर्स? ऐसे,
इस वाली सरफेस पे ऐसे लग रहा होगा, इस वाली सरफेस पे ऐसे लग रहा होगा। जस्ट लाइक अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है और इसका नेचर ऑलवेज पुशिंग होगा। कोई भी टक्कर खा के तुमको खींच नहीं सकता, समझ रहे हो। दीवार पे अगर मैंने बॉल मारी तो बॉल दीवार को पुश करेगी, दीवार बॉल को पुश करेगी, पुल नहीं कर सकती, ठीक है। तो जो कोलिजन वाली फोर्स है दैट इज पुशिंग फोर्स। तो ऐसे ही लिक्विड के मॉलिक्यूल जब टकराएंगे किसी भी, मैंने आर्बिट्रेरी सरफेस सोची, उसको हमेशा धक्का देंगे। लिखेंगे बच्चे प्रेशर कैलकुलेशन समझने के लिए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के क्वेश्चन गलत ना करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है सीखना, इसलिए मैं आपको ये बहुत बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है। जिनके बच्चों के दिमाग में ये चीज नहीं होती वो लोग अपने दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे कहानी बना लेते हैं और क्वेश्चन गलत कर देते हैं। कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत कराया है इसके ऊपर, ठीक है। उसने नॉर्मल फ्लूइड की फोर्स बोल दिया तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि कौन सी फोर्स के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं इसके ऊपर। ओके, लिख लिया बच्चे। अब देखते हैं कि प्रेशर किस तरीके से अपन स्टडी कर सकते हैं लिक्विड्स के अंदर। लेट्स से मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर रेस्ट पर है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वेसल। अब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर मैं इस फ्लूइड के अंदर ऐसे डेंसिटी मान लो रो है इसकी, तो रो डेंसिटी का ही एक सिलेंडर एज्यूम कर लो जिसकी हाइट h है। जिसकी हाइट क्या है बच्चे? h। मेरे को निकालना है h हाइट नीचे प्रेशर कितना है। मैं निकालना चाहता हूं कि अगर मैं लिक्विड के अंदर h हाइट नीचे गया तो प्रेशर कितना था। तो मैंने क्या किया, मेरे को लिक्विड की फोर्स तो पता पड़ गई कि साहब परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, हमेशा धक्का मारता है फ्लूइड। तो मैंने ऐसा एक सिलेंडर एज्यूम कर लिया अपने दिमाग में। तो इसके चारों तरफ से क्या प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा, मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, हाँ टकरा रहे होंगे। बट ऊपर जो है वो तो एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, एटमॉस्फेयर। तो यहां पे अगर मैं बोल दूं कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर है P0, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया ए पर जो फोर्स ऊपर से लग रही होगी वो लग रही होगी प्रेशर इंटू एरिया। परपेंडिकुलर फोर्स के आगे बच्चे प्रेशर इंटू एरिया। अब देखो सिलेंडर के ये जो कर्व सरफेस होती है इस पर भी चारों तरफ से मॉलिक्यूल टकरा रहे होंगे, बट क्या कोई भी फोर्स वर्टिकल आ पाएगी? ग्रेविटी के डायरेक्शन में कोई भी फोर्स आ पाएगी क्या साइड से? नहीं आ पाएगी बच्चे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया पुशिंग फोर्स होती है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर हमने ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वर्टिकल एक्सिस रखी है सिलेंडर की, तो यहां पर कोई भी फोर्स कर्व सरफेस से वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं आ रही होगी, ठीक है। नीचे का अगर प्रेशर P है तो नीचे से फोर्स लग रही होगी बच्चे P इंटू ए। क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी? बताइए बच्चे, क्या ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी, ऊपर वाली फोर्स या नीचे वाली फोर्स? और भी कोई फोर्स है क्या? अगर आपने ये सिलेंडर एज्यूम करा है तो सिलेंडर में ध्यान से देखिए, मैं बाहर बना दे रहा हूं। ऊपर वाली फोर्स P0A, नीचे वाली फोर्स PA। क्या ये सिलेंडर इक्विलिब्रियम में है? क्यों इक्विलिब्रियम में? देखो बच्चे रो डेंसिटी का है, रो डेंसिटी का ही मैंने सिलेंडर एज्यूम किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेस्ट पर है ये सेम पानी के अंदर पानी तो रेस्ट पे देता है ना बच्चे। अब नीचे प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा ऊपर कंपैरेटिवली, क्यों? क्योंकि नीचे वाली फोर्स को बच्चे mg को भी बैलेंस करना है। मैं लिखूंगा नीचे वाली जो फोर्स अपवर्ड है, ऊपर वाली दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रही होगी। तो PA इक्वल्स टू P0A प्लस mg। तो देखो यहां से क्या लिख सकता हूं, PA इक्वल्स टू P0A, मास कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस रो इंटू A इंटू H, ये मास हो गया, इंटू G, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखो A से A गया, प्रेशर आ गया नीचे P0 प्लस रो GH। ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चे। ये आप याद कर लेंगे कि H नीचे जाने पर प्रेशर रो GH ज्यादा हो गया। क्लियर है? H नीचे जाने पर प्रेशर रो GH ज्यादा हो गया। रो क्या है? उसी लिक्विड, जिस लिक्विड में वो नीचे गया है
उसकी करस्पॉन्डिंग रो जी एच इंक्रीज हो गया है प्रेशर। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर मैं हॉरिजॉन्टली बात करूं, हॉरिजॉन्टली मतलब ये लिक्विड है और मैं कंपेयर करना चाहता हूं ए और बी पॉइंट पर प्रेशर, पीए और पीबी में क्या रिलेशन है। तो देखो यहां पे एक छोटा सिलेंडर एज्यूम कर लिया मैंने, क्या जो कर्व सरफेस से जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे, क्या वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस इसके अलोंग आएंगे क्या? अगर यहां पे बात करूं, प्रेशर है पी ए इंटू एरिया, ये फोर्स हो गई। यहां पे बात करें तो प्रेशर है पी बी इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये फोर्स हो गई। क्या और कोई फोर्स इस डायरेक्शन में आ पाएगी क्या? नहीं आ पाएगी। अगर मैंने देखा कि सिलेंडर रेस्ट पर है तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगी, रो डेंसिटी का ही। सिलेंडर मान लिया रेस्ट पर है सिलेंडर, तो नेट फोर्स जीरो है, कहीं नहीं मूव कर रहा है सिलेंडर। तो देखेंगे बच्चे, नेट फोर्स जीरो है तो पी ए इंटू ए शुड बी इक्वल टू पी बी इंटू ए, एरिया से एरिया गया तो प्रेशर दोनों बराबर हो गए। हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, नोट कर लेंगे इसे। और स्पेसिफिकली बात करूं मैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड में सेम प्रेशर होता है। ये सेम लिक्विड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आगे जाके हम देखेंगे दो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, तब हम कहां किस लेवल प्रेशर सेम करेंगे जहां पे सेम लिक्विड होगा। तो ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे ये, ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन अ सेम लिक्विड, प्रेशर इज सेम। सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है। बना लेंगे इसको, लिख लेंगे। चलिए एक और चीज देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये वेसल है, मान लो कुछ भी मैंने ऐसे वेसल बना दिया, ठीक है, इसके अंदर लिक्विड मैंने फिल कर दिया, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया पी नॉट, मतलब पी नॉट इज अ प्रेशर जो एटमॉस्फेयर लगा रहा है लिक्विड के ऊपर, उसके मॉलिक्यूल भी टकरा रहे होंगे ना बच्चे। इस लेवल से मैं गया h हाइट नीचे, और यहां पर है पॉइंट लेट से Q, तो प्रेशर एट Q कितना होगा, इसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चे, बहुत सिंपल है ये, सोच लीजिए एक सेकंड इस पे। सोचा बच्चे? ठीक है, प्रेशर, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही आंसर दे दिया होगा, पी क्यू इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। आप एच हाइट नीचे गए हो, कैसे भी गए हो लिक्विड में, ग्रेविटी के डायरेक्शन में या जी के डायरेक्शन में, आप अगर एच हाइट नीचे गए तो प्रेशर रो जी एच इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स ऑल। सर कैसे हो पाएगा? आप क्या सिलेंडर बना पाएंगे? यहां पे सिलेंडर बना के ये चीज एज्यूम कर सकते हैं क्या अपन, या डायरेक्ट अपन को याद रखना है ये? बच्चे देखो, सिलेंडर बना सकते हैं अपन, कोई इश्यू नहीं है यहां पे। देखो मैं आपको दिखा देता हूं ब्लैक। यहां पे देखो, किसी बच्चे ने सोचा कि सर ने मुझे सिलेंडर बनाना सिखाया था, तो मैं सिलेंडर बना लेता हूं, लेट्स से H1 हाइट का।
यहां पे है प्रेशर पी नॉट, तो यहां पे कितना होगा प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच वन। फिर उसने कहा यहां पे इतना आ गया, तो उसने एक हॉरिजॉन्टल सिलेंडर बना लिया। क्या बोलूंगा सेम प्रेशर है यहां पे, बिल्कुल सेम है। फिर यहां पे उसने एक और सिलेंडर बना लिया H2 हाइट का, तो उसने बोला जितना प्रेशर यहां पे था उतना ही यहां पे था, अब उसमें रो जी H2 ऐड हो जाएगा, तो पी नॉट प्लस रो जी H1 था पहले से, रो जी H2 ऐड हो गया, तो कितना मिल गया बच्चे यहां पे पी नॉट प्लस रो जी H1 प्लस H2 विच इज इक्वल टू, देख रहे हो आप डायग्राम से, H1 प्लस H2 H के बराबर है। दैट मीन्स मेरे पास आ गया पी नॉट प्लस रो जी एच। तो हम वर्टिकल मतलब ग्रेविटी के डायरेक्शन में जितना भी मूव करे हैं उसकी वजह से रो जी एच इंक्रीज हो जाएगा प्रेशर। दैट्स ऑल। क्लियर है बच्चे ये कॉन्सेप्ट? तो यहां से अपन ने क्या क्या बात सीख ली, देखिए सबने लिख लिया ये? चलिए, वेरिएशन ऑफ प्रेशर एट द टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स। कोई से भी हॉरिजॉन्टल पॉइंट ले लूं, ए और बी का प्रेशर बराबर होगा क्या अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है वो? बिल्कुल, प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी के बराबर होगा। और यहां पे बात करूं सी और डी, ये भी एकदम सेम लेवल पर है, क्या इन दोनों का प्रेशर भी सेम होगा? पी सी इक्वल्स टू पी डी। क्या पी ए और पी सी बराबर होगा क्या? ये सारे बराबर होंगे क्या सेम, क्योंकि सारे हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स पे हैं? नहीं बच्चे, सी में और डी में आपको वर्टिकली भी मूव करना पड़ेगा, तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा? सी का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई बच्चे? बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकली बात कर रहे हैं डेप्थ या हाइट के साथ, तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अगर यहां का बोल दूं ए पॉइंट है, ये H1 है और ये है पॉइंट बी, ठीक है। प्रेशर एट ए कितना होगा अगर प्रेशर एट बी है आपका मान लो P1। बी का प्रेशर पता है तो ए का कितना होगा बच्चे? H हाइट ऊपर, H1 हाइट ऊपर, बताएंगे? देखिए, अगर यहां का प्रेशर आपको पता है P1 है, तो H1 हाइट ऊपर प्रेशर कम हो गया होगा। कितना? H1 हाइट नीचे जाके बढ़ता है रो जी H1, ऊपर जाके रो जी H1 कम हो जाएगा, तो प्रेशर एट ए हो जाएगा P1 माइनस रो जी H1। क्लियर है कॉन्सेप्ट बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। क्या क्या टाइप्स के प्रेशर है हमारे पास? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गॉज प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर है, इस तरह की बातें आपको मिल जाती है बच्चे। तो हम एक एक करके इन पे बातें कर लेते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझ लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर लगा रहा है, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया समझते हैं कि एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं यूनिट एरिया पे, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूं बच्चे में। सबसे पहले समझेंगे इसको नापते कैसे हैं। एक डिवाइस होता है हमारे पास बैरोमीटर। बैरोमीटर यूज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने में, ठीक है। क्या करते हैं हम उसके लिए? यहां पे आप देख रहे हो कि हमने फ्लूइड लिया। अब मैं चाहता था कि इस तरीके से डिवाइस में एक ग्लास ट्यूब, इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब डालूं जिसमें वैक्यूम क्रिएट रहे, ठीक है, वैक्यूम रहे ऊपर। तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? अगर मैं कैसे भी करके ग्लास ट्यूब को ऐसे इन्वर्ट करके डालूंगा उसमें, तो क्या उसमें वैक्यूम रह सकती है? या एयर कुछ ना कुछ रहेगी, कुछ ना कुछ एयर रह जाएगी उसमें, ट्रैप रह जाएगी। तो मैं चाहता हूं वैक्यूम रहे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा समझेंगे बच्चे। सबसे पहले पूरा का पूरा ग्लास ट्यूब को आपने फ्लूइड से भर लिया और फिर उसके कैप को बंद करके फिर अपन ने उसको फ्लूइड के अंदर, सेम फ्लूइड के अंदर अपन ने उसको रिलीज कर दिया। तो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि लेवल जब नीचे आएगा तो कुछ ना कुछ ऊपर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बच्चे?
देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये किसने बनाया था? टॉर्सली ने। टॉर्सली ने बनाया था ये बैरोमीटर। टॉर्सली डिवाइज्ड दिस इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए उसने ऐसा बनाया था, क्योंकि उसको पता था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम लिक्विड के अंदर सेम प्रेशर होता है। तो उसने क्या किया, उसने ऊपर वैक्यूम क्रिएट की। वैक्यूम क्रिएट करी। उसने कहा कि अगर वैक्यूम है पूरे ग्लास ट्यूब के अंदर, तो ये लेवल और ये लेवल हॉरिजॉन्टली सेम है, तो सेम लेवल पर सेम प्रेशर रखने के लिए इन दोनों पॉइंट्स पर लिक्विड को थोड़ा राइज करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, यहां तो वैक्यूम है। तो लेवल को थोड़ा सा राइज करना पड़ेगा। इन दिस अ ग्लास ट्यूब इज कंप्लीटली फिल्ड विद द मर्करी एंड डिप्ड इनटू द मर्करी फिल्ड बीकर विद इट्स ओपन एंड इनसाइड द मर्करी। सॉरी, ओपन एंड इनसाइड द मर्करी। ठीक है, उसका ओपन एंड जो है मर्करी के अंदर कर दिया अपन ने। द अपर पार्ट कंटेन्स वैक्यूम एज द मर्करी गोज डाउन एंड नो एयर इज अलाउड इन। तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट हो गई बच्चे। अब वैक्यूम क्रिएट हो गई तो देखो, हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बाहर से लग रहा होगा वो कुछ लिक्विड को ऊपर उठा देगा, सच दैट हॉरिजॉन्टली प्रेशर सेम रहे। अगर मैं नाम दे दूं इन दोनों पॉइंट्स को, लेट से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। प्रेशर एट ए तो एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं जनरली पी नॉट से लिखता हूं बच्चे। पी नॉट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यहां पे बात करें कि पूरा वैक्यूम है, लेवल अगर सेम रहता तो दैट मींस पूरे वैक्यूम होता, कोई प्रेशर एग्जर्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर ही नहीं है ऊपर। इसलिए लेवल थोड़ा सा राइज करा हुआ है, ताकि ये यहां तो प्रेशर जीरो है वैक्यूम में, ये अगर h हाइट है तो प्रेशर जीरो प्लस रो जी एच। बी पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा? रो जी एच। स्पेसिफिकली हम बात करें या मरकरी के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे पी ए और पी बी बराबर होंगे। क्यों? अभी आपको बताया सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया रो जी एच इक्वल्स टू आएगा यहां। मतलब मैं सिर्फ हाइट देख के बता दूंगा कि एग्जैक्टली कितना प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, क्योंकि एटमॉस्फेयर ने ही वो पानी ऊपर चढ़ाया है। इस तरीके से सोच सकते हैं अपन। अब यहां पे ये जो अपन लिक्विड लेते हैं ये एक्चुअली मरकरी लेते हैं, इसलिए इसको स्पेसिफिकली लिखा जाए तो रो एच जी मतलब मरकरी की डेंसिटी इंटू एच। एटमॉस्फेयर तो कांस्टेंट है बच्चे प्रेशर, तो यहां पे अपन ने हाइट देखी, कितना हाइट रेज होता है, तो ये अपन ने देखा 76 सेंटीमीटर आता है फॉर एच जी। एच आता है 76 सेंटीमीटर। तो कई बार प्रेशर को लिख दिया जाता है कि प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब मरकरी को 76 सेंटीमीटर ऊपर उठा देता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ठीक है, तो इस बात को याद रखो, जब भी तुम्हें इस तरीके से यूनिट दे दी जाए कि पर्टिकुलर कोई गैस है जो है 25 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं कि एग्जैक्टली प्रेशर कितना है। तो एच जी की आपको डेंसिटी पता है क्या? यस पता है, 13.6 रिलेटिव डेंसिटी होती है उसकी, इंटू जी 9.8 इंटू एच जितना भी दे रखा है प्रेशर आ जाएगा किसी भी गैस का। अगर यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर या एमएम ऑफ एच जी, कई बार एमएम में दे रखा होता है, एमएम ऑफ एच जी। ठीक है, देखते हैं समझते हैं इसको। ये देखो यहां पे ये आपको सेटअप दिख रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टॉर्सली एक्सपेरिमेंट। क्या था पढ़ेंगे इसको? फोर्स एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर कॉलम ऑन ए यूनिट सेक्शन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाइट पे व्हाइट कलर नहीं दिख रहा बच्चे? यस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आता है 101.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अपन इसको कई बार क्वेश्चंस में यूज करने के लिए 1 × 10⁵ ही ले लेते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? यहां पे देखेंगे
1 मीटर की अपन ने ट्यूब ली, उसके अंदर मरकरी फिल करी। अब यहां पे एक चीज आ सकती है बच्चे के दिमाग में, से मरकरी ही क्यों, कोई और फ्लूइड क्यों नहीं अपन ने फिल किया? देखो बच्चे, फ्लूइड अपन ऐसे लिख रहे हैं कि पी नॉट इज इक्वल टू रो जी एच, यही अपन ने कैलकुलेट किया था, लॉजिकली यही समझा था अपन ने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू रो जी एच। अगर तुम एटमॉस्फेयर तो कांस्टेंट है प्रेशर, अगर तुम डेंसिटी कम करोगे तो एच बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे ज्यादा हमारे पास डेंसिटी वाला फ्लूइड मरकरी ही है, जिससे कि एच कम आए। क्यों लाना है एच कम सर? ज्यादा एच लेके आते ना, दिक्कत कहां आ रही है? बच्चे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ने। तो करने के लिए हमें, मान लो वाटर के संग काम कर रहे हैं, तो ग्लास ट्यूब कितनी आएगी? अगर वाटर के लिए डालोगे तो एच अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर आएगा। तो जो 10 मीटर लंबी ग्लास ट्यूब, और हल्का कुछ ले लो, कुछ ऑयल ले लो, केरोसिन वगैरह, और लंबा ट्यूब आपको चाहिए होगी कम से कम, तब जाके आप देख पाओगे कहां तक राइज हो रहा है लिक्विड। ठीक है ना? तो जितना भारी लिक्विड, जितनी डेंसिटी ज्यादा लेंगे अपन, उतना कम वो राइज करेगा। तो यहां पे अपन को 1 मीटर की लेने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 76 सेंटीमीटर तक ही राइज करेगा। ठीक है सर, 2 मीटर की ले लेंगे ट्यूब तो क्या होगा? तब भी 76 सेंटीमीटर ही राइज करेगा मरकरी। ठीक है, मरकरी के लिए परफेक्ट डाटा आएगा। तो यहां पे अपन निकाल भी सकते हैं। देखो मरकरी की डेंसिटी कितनी ली अपन ने? 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 एसआई यूनिट में। ठीक है, 9.81 इंटू एच की वैल्यू 76 सेंटीमीटर आ गई, कैलकुलेट करा तो एग्जैक्ट हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आ गया। तो कहीं पर भी आपको प्रेशर नापना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपन बैरोमीटर से नापा जा सकता है। इसको बोला जाता है डिवाइस को बैरोमीटर। ठीक, कुछ भी नहीं है, एक बीकर है, मरकरी है, उसमें एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर भी मरकरी सम लेवल तक राइज हो गई है, सच दैट ऊपर वैक्यूम है। और वैक्यूम कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बता दिया, पहले से मरकरी फिल करके उसके अंदर डुबाया जाता है। आप ऐसे खाली ट्यूब को ऐसे डुबाओगे तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाओगे। जस्ट आपने देखा हो कभी कभी नहाते में आपने गौर किया हो कि आप वो जो मग होता है उसको आप इन्वर्ट करके डाल देते हैं अंदर, तो कुछ ना कुछ एयर रहती है तो वो बाहर रिपेल्स करता है, बाहर की तरफ आता है। बट अगर पूरा का पूरा अपन ने लिक्विड उसके अंदर भर दें, पूरा का पूरा हमने मग्गा सीधा कर लिया पानी के अंदर, देन हम उसको पानी के अंदर ही रिवर्ट करके बाहर निकालते हैं, तो उसके अंदर देखते हैं वाटर कुछ लेवल कुछ राइज हो जाता है। आप लोगों ने ये चीज ऑब्जर्व करी हो तो वो क्यों राइज करता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर बाहर से यहां से हमें फोर्स लगा रहा होता है, सच दैट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर रहे, इसलिए लिक्विड कॉलम के अंदर प्रेशर हाइट इंक्रीज हो जाएगी। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ गए बच्चे। अब आती है नेक्स्ट चीज, गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर। गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर दोनों तरीके से बोला जाता है इसे। ये क्या होता है? प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है, एक्सेस प्रेशर ओवर द एटमॉस्फेयर प्रेशर, P माइनस पी एटीएम। पी एटीएम क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो P नॉट लिख रहे थे अपन, यहां पे P एटीएम लिखा हुआ है। तो किसी भी प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस कर देंगे तो ये जो आएगा दैट इज अ गेज प्रेशर या गॉज प्रेशर। इसके लिए भी बच्चे एक डिवाइस है हमारे पास जिसको हमें समझना पड़ता है, वो है मैनोमीटर। क्या है? मैनोमीटर। देखते हैं उसको। मैनोमीटर क्या डिवाइस है? ये किसी भी गैस का हम मेजर कर सकते हैं गॉज प्रेशर। कैसे? देखिए डायरेक्ट, इसके अंदर लिक्विड फिल कर रखा है, इस लिक्विड की वजह से यहां पे देखेंगे इस एंड पे तो इस गैस की वजह से प्रेशर होगा, और इस एंड पर प्रेशर होगा एटमॉस्फेयर प्लस रो जी एच। तो मैं बोल सकता हूं सेम लिक्विड में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है, दैट मींस प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। कोई भी डाउट यहां तक? अब देखिए, प्रेशर एट ए कितना है? जितना भी इस गैस का प्रेशर है। प्रेशर एट बी कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। इसमें कोई डाउट बच्चे? अगर बी तक आ रहे हैं तो एटमॉस्फेयर से जितना एच नीचे गए हो उतना प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां से देखो, मैं गैस के लिए बात करूं तो पी गैस माइनस पी नॉट इक्वल टू रो जी एच लिख सकते हैं। ये जो है यही पी गेज प्रेशर है गैस का। मतलब एटमॉस्फेयर से कितना एक्सेस प्रेशर है। तो मैं मैनोमीटर में क्या करता हूं, बस ये देख लेता हूं कितना एच हाइट राइज करा। जो लिक्विड है मेरे पास, लेट से मान लो मरकरी है, तो मरकरी कितना एच, कितना हाइट राइज करा, तो रो जी एच इज द गेज प्रेशर, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स।
समझेंगे यहां पे। मैनोमीटर इज अ सिंपल डिवाइस टू मेजर द गेज प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स। इट कंसिस्ट ऑफ द U tube having the some liquid. One end of the tube is open to the atmosphere and the other end is connected to the vessel. उसके अंदर वो गैस है जो भी जिसका भी हमें प्रेशर नापना है। क्लियर है? तो अपन देख रहे हैं प्रेशर एट A इक्वल टू प्रेशर एट B होगा, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है इन सेम लिक्विड। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट प्रेशर, सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक एंड गॉज प्रेशर। मतलब टोटल प्रेशर जितना है दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं है इसमें। आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर को टोटल प्रेशर जितना भी है एग्जैक्टली उसको आप लिखते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक सिंपल सा। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वेल इफ द प्रेशर एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट एट द डेप्थ ऑफ 3 मीटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। वाटर के एस्पेक्ट में दे रखा है। ट्राई करिए बच्चे। ठीक है, अब एक वेल है, ऑब्वियसली वाटर ही होगा। तो इस तरीके से मैं डायग्राम बना लेता हूं, थोड़ा सा अपन सोच लेते हैं। कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ द वेल, लेट्स से ये है H। इफ द प्रेशर, अगर सिर्फ प्रेशर लिखा हुआ है तो कौन सा समझेंगे अपन? एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, एक्चुअल प्रेशर जो है एट इट्स बॉटम इज 15 टाइम्स दैट ऑफ द डेप्थ एट 3 मीटर। ठीक है, यहां से 3 मीटर नीचे गए तो लेट से प्रेशर है PA और यहां पे प्रेशर है PB। उसने दे रखा है प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू 15 टाइम्स ऑफ प्रेशर एट A। प्रेशर एट बॉटम कितना होगा बच्चे? P नॉट, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो है ही है ना, प्लस रो GH, रो GH। ये अपन वाटर के लिए बात कर रहे हैं। इक्वल्स टू 15 टाइम्स ए पर कितना होगा प्रेशर? P नॉट प्लस रो G इंटू 3। तो आप देखेंगे यहां से रो GH इज इक्वल्स टू 15 P नॉट और एक P नॉट इधर से जाएगा तो 14 P नॉट हो जाएगा बच्चे। 15 3 जा 45 प्लस 45 रो G 45 रो G। ठीक है, अब क्या करें? अब देखो तो देखा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 मीटर कॉलम ऑफ वाटर, मतलब 10 मीटर राइज करता है वाटर। तो P नॉट हो जाएगा बच्चे रो G इंटू 10। ठीक है ना, 10 मीटर करस्पॉन्डिंग लिख दिया अपन ने। ऊपर वैक्यूम में 10 मीटर तक के वाटर ने इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा हुआ होगा। तो देखो यहां पे 14 इंटू रो G इंटू 10 प्लस 45 इंटू रो G। अब यहां पे देखोगे आप टोटल लिखा तो 140 प्लस 45 दैट मींस 185। तो रो G इंटू 185, ये आ गया रो GH की वैल्यू। तो H यहां से कितना हो गया बच्चे? 185 मीटर। दिस इज द टोटल डेप्थ 185। ठीक है ना। नोट करेंगे बच्चे से। चलिए आंसर आ गया 185 मीटर। आगे बढ़ते हैं। ए यूट्यूब कंटेन्स द वाटर एंड द मिथाइलेटेड स्पिरिट separated by the mercury. The mercury column in the two arm are in a level with 10 centimeter column of the water in one arm and 12.5 centimeter column of spirit in the another. What is the specific gravity of spirit? Specific gravity पूछ रहा है, that means मुझे relative density ही निकालनी है।
क्या निकालना है मेरे को, लिख देता हूं मैं। स्पिरिट के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हो जाएगा डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये पूछ रहा है वो। क्लियर है? कैलकुलेट करेंगे बच्चे। अब YouTube क्या होता है सर? YouTube पे तो सर अपन क्लास कर रहे हैं, तो YouTube पे पानी कैसे भर दिया आपने? बच्चे वो वाला YouTube नहीं है ये। YouTube देखो ऐसा होता है, ठीक है? इस तरीके से YouTube है, इसके अंदर लिक्विड भरते हैं अपन। अब उन्होंने बोला है मरकरी कॉलम इन द टू आर इन लेवल। मरकरी कॉलम तो लेवल पर है बच्चे, ठीक है? इसके ऊपर यहां पर देखो, हाँ 10 सेंटीमीटर तक तो वाटर राइज हुआ है और 12.5 सेंटीमीटर तक स्पिरिट है, ठीक है? अब देखो प्रेशर मैं बोलूंगा क्या सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम होता है क्या? यहां पे और यहां पे प्रेशर सेम होगा क्या? नहीं बच्चे। क्यों? लॉजिक बताइए। कई बार बोल चुका हूं मैं इस क्लास में। सेम हॉरिजॉन्टल में प्रेशर सेम क्यों नहीं है बच्चे यहां पर और यहां पर? बिकॉज दीज आर डिफरेंट लिक्विड। मैंने बोला था सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर सेम प्रेशर होता है इन सेम लिक्विड। अगर मरकरी में बात करें तो यहां पर प्रेशर सेम होगा। तो यहां पे देखो कितना होगा प्रेशर, पी नॉट, यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर पी नॉट प्लस रो वाटर इंटू जी इंटू एच कितना है बच्चे? 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 10/100 मीटर। और वहां पर प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस रो स्पिरिट इंटू जी इंटू 12.5/100 सेंटीमीटर में था ना ये, ठीक है? ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे क्योंकि मरकरी लेवल में है, सेम लेवल में है। पी नॉट से पी नॉट मर गया, क्या बचा यहां पे? देखो जी से जी मर जाएगा, 100 से 100 मर जाएगा, तो बचा रो डब्ल्यू इंटू 10 इज इक्वल टू रो एस इंटू 12.5। तो मुझे निकालना है रो एस अपॉन रो डब्ल्यू, ये तो निकालना था बच्चे, रो एस और रो डब्ल्यू का रेशियो। तो क्या करेंगे अपन? 10/12.5, ठीक है? ये 0 ऊपर आ गया तो 25 से कट जाएगा, 4/5, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 0.8। 10/12.5 इज इक्वल टू 0.8। दिस इज द रिलेटिव डेंसिटी और वी कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे अपन। लिक्विड लेवल इन अ कंटेनर रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। कैसा होता है बच्चे लिक्विड लेवल? जैसे कोई भी आप वाटर देखें, बॉटल देखें अपनी, तो लेवल हॉरिजॉन्टल ही रहता है। अगर आप बॉटल को टेढ़ा कर देंगे तो लेवल टेढ़ा नहीं हो जाएगा, लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, ठीक है? वाटर बॉटल यहां पे अभी है नहीं बच्चे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। इस तरीके से बोल रहा हूं मैं कि ये आपके पास मान लो कोई बॉटल है, लेवल ऐसा है। अगर आप ऐसे इसको टेढ़ा कर दोगे थोड़ा सा तो भी लेवल ऐसा ही रहेगा बच्चे, क्योंकि लेवल हमेशा हॉरिजॉन्टल रहना है। बॉटल के केस में अपन बात कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है सर? इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा बच्चे जी इफेक्टिव। क्या फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर वेसल मूव कर सकता है? अगर हम कॉन्सेप्चुअली बात करें, क्या फ्लूइड स्टैटिक्स कॉन्सेप्ट के अंदर वेसल मूव करेगा? बिल्कुल करेगा सर। तो मुझे जी इफेक्टिव को समझना पड़ेगा बच्चे। कैसे? समझिए हॉरिजॉन्टल की डेफिनेशन। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन? व्हाट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन? क्या होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब? प्लेन परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। प्लेन परपेंडिकुलर टू जी इफेक्टिव। और वर्टिकल प्लेन क्या होता है बच्चे?
प्लेन पैरेलल टू जी इफेक्टिव। अब ये जी इफेक्टिव क्या चीज है सर? बच्चे देखो, जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई चीज रेस्ट पर है तो ऑब्वियसली जी इफेक्टिव सिर्फ एक ही है, जी। तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो ही हॉरिजॉन्टल है, तो लेवल को हॉरिजॉन्टल रहना होगा। बट अगर मैं मान लो इस तरीके से बात करूं कि वेसल चल रहा है एक्सेलरेशन ए से, तो जी इफेक्टिव का क्या मतलब है? देखो, फ्लूइड स्टैटिक्स जो कि मैंने बताया आपको, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेसल। वेसल के फ्रेम में रेस्ट पे रहना है तो वेसल का फ्रेम में जाना पड़ेगा। अगर देखो यहां पे अपन ने बात करी कि ये वेसल चल रहा है ए के रेस्पेक्ट में, तो मैंने डायग्राम बनाया विद रेस्पेक्ट टू वेसल। विद रेस्पेक्ट टू वेसल मतलब मैं वेसल में जाके बैठ गया और वेसल में बैठ के सोच रहा हूं, तो वेसल बैठ के सोचूंगा तो वेसल में बैठ के सारी चीजों में एक्सेलरेशन जी तो था ही, जी का इफेक्ट तो आएगा ही, पीछे की तरफ एक्सेलरेशन ए और जुड़ जाएगा। मतलब आप किसी भी चीज को देखोगे ऐसे सोचो, एक्सेलरेशन ऑफ ए, कोई भी चीज है ए विद रेस्पेक्ट टू वेसल, इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं अपन? वेक्टर की इक्वेशन है बच्चे, ये एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, एक्सेलरेशन ऑफ वी। ये क्या चीज है? ये आप देख रहे हो, मैं जिस भी चीज को देख रहा हूं उसमें देखने वाले का वेक्टर अपोजिट करके ऐड कर रहा हूं। तो देखने वाले का एक्सेलरेशन ऐसा था तो उसके रेस्पेक्ट में सारी चीजें पे अपना एक्सेलरेशन उसने अपोजिटली ऐड कर दिया, जस्ट लाइक अ सूडो फोर्स डायरेक्शन। ठीक है ना, उस तरीके से सोचिए आप। अब देखिए, जब वेसल के फ्रेम में दो एक्सेलरेशन हो गए तो मैं किसके रेस्पेक्टिव बात करूंगा बच्चे? एक्चुअली इन दोनों के रिजल्टेंट के रेस्पेक्ट में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। अगर फ्लूइड चलने लग जाए तो जी इफेक्टिव से अपन देख के बताते हैं कि एक्चुअल में किधर लेवल होगा, क्योंकि लेवल को हमेशा हॉरिजॉन्टल लेना है और हॉरिजॉन्टल का मतलब जी इफेक्टिव के साथ है। कि वेसल के फ्रेम में दुनिया कैसी है? वेसल के फ्रेम में दुनिया के लिए जी ऐसे है, सामान ऐसे, कोई भी चीज छोड़ेंगे वो कैसे जाएगी? नीचे की तरफ। बट वेसल के फ्रेम में चीजें ऐसे गिरेंगी क्योंकि जी इफेक्टिव ऐसे है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चे। देखिए क्या होता है, एक्चुअली लेवल ऐसा हो जाता है जब अपन मूव कराते हैं वेसल को। ऐसा क्यों हो जाता है कि मान लो वेसल का एक्सेलरेशन है ए, वेसल का एक्सेलरेशन है ए, तो वेसल के फ्रेम में क्योंकि जी किसी ना किसी जी इफेक्टिव किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे होगा, तो जी इफेक्टिव के परपेंडिकुलर लेवल हो जाएगा। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो आप देखो, लेवल शुड बी लाइक दिस, लेवल ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जी इफेक्टिव के तो परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लेना है लेवल को। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि लेवल ऐसा हो जाएगा, सीधा रहेगा, ऐसा हो जाएगा, तो आपको फ्लूइड स्टैटिक्स की कंडीशन के लिए सोचना पड़ेगा कि मेरे को वेसल के फ्रेम में काम करना होता है। विद रेस्पेक्ट टू वेसल, विद रेस्पेक्ट टू वेसल मेरे को फ्लूइड रेस्ट पे चाहिए। नोट कर लीजिए बच्चे ये पूरी बात। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये एंगल कितना है? थीटा। हॉरिजॉन्टल के साथ या वर्टिकल के साथ कहीं से भी पूछ सकता है। आप ये एंगल बताइए, जितना वाटर इंक्लाइंड हो गया, लेवल कितना इंक्लाइंड हो गया एक्चुअल हॉरिजॉन्टल या पुराने हॉरिजॉन्टल के हिसाब से। लिखेंगे बच्चे? देखिए, इसके फ्रेम में चला गया मैं, तो इसके फ्रेम में जो इसका एक्सेलरेशन है वो पीछे की तरफ ऐड हो जाएगा। और जी रहेगा ऐसे। देखिए, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है
ये एंगल थीटा होगा अगर ये थीटा है तो। ये भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ ही लेवल है ना लिक्विड का। अब देखिए मैंने बोला कि G परपेंडिकुलर, G इफेक्टिव के परपेंडिकुलर रहना है लेवल को। तो देखो यहां पे मैं थोड़ा सा क्लियर डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। दिस शुड बी द G, वाई? बिकॉज ये परपेंडिकुलर है। अब देखो इधर तो एक्सेलरेशन आ गया वेसल के फ्रेम में, पीछे की तरफ आ जाएगा, इधर G है तो ये थीटा है, तो ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 माइनस थीटा, और ये होगा वापस से बच्चे थीटा। क्लियर है? ऊपर वाला देखो एक्सेलरेशन ए है, मैं इसको यहां भी बना सकता हूं एक्सेलरेशन ए। यहां पे अगर मैं tan थीटा निकालूं तो tan थीटा आप देख रहे हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस a बाई जी। तो tan थीटा आ गया बच्चे जिस पे राइज करता है, सॉरी लेवल अपने आप को इंक्लाइंड कर लेता है हॉरिजॉन्टल, पुराने हॉरिजॉन्टल के हिसाब से, तो वो हमारे पास थीटा आता है tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी। ये अपन कैसे निकाल लेते हैं? G इफेक्टिव की मदद से। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन देखेंगे अपन, जैसे कि मान लो अपन ने क्वेश्चन देखा, ये देखो एक्चुअली मैं इसको लेके जा रहा हूं, तो ये एक्सेलरेशन कुछ a1 इसके फ्रेम में और नीचे की तरफ G एक्सेलरेशन में बना सकता हूं इस तरीके से। देख पा रहे हो क्या? तो ये जो आया मेरे पास इसके परपेंडिकुलर लेवल आ जाएगा, जो भी मैं G इफेक्टिव निकालूंगा इसका। जैसे कि देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं अपन। ये ऐसा था, अगर मैं एक्सेलरेशन कर दूं √3, फाइंड द एंगल एट विच लेवल इंक्लाइंस। निकालो बच्चे, एंगल निकालो। बहुत सिंपल है, tan थीटा इक्वल्स टू a बाई जी कर देंगे अपन, सॉरी G√3, यहां पे अपन ने G√3 लिया, सॉरी a बाई जी किया तो देखेंगे G√3 अपॉन G। क्लियर है? थीटा आ गया 60 डिग्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, बहुत आसान आसान सी चीजें होती हैं। चलिए आगे मूव करते हैं बच्चे। ओके, एक क्वेश्चन ये बताइए, अ वेसल इज फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, यहां पर रो है, फॉल्स वर्टिकली डाउन विद एन एक्सेलरेशन a विच इज लेस देन g। The pressure P at the depth h below the free surface। यहां से h नीचे गए, ये है कोई पॉइंट A, इसका प्रेशर बताना है आपको। तो कैसे बताएंगे आप? क्या P0 प्लस रो जी एच होगा? बच्चे देखो प्रेशर एट A हो जाएगा P0 प्लस रो जी इफेक्टिव इंटू एच। अब जहां पर भी G था और वेसल अगर मूव करने लग जाए तो G इफेक्टिव आ जाएगा उस पर। समझ रहे हो बच्चे? समझ गए सारी बातें? इसको अपन करेंगे, देखिए प्रेशर हो गया P0 प्लस रो, G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? इसके फ्रेम में अगर जाके देखोगे तो एक्सेलरेशन अपोजिट हो जाएगा बच्चे, नीचे की तरफ G ही था ही, क्योंकि A छोटा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो जाएगा G माइनस A का। तो प्रेशर एक्सेलरेशन में डायरेक्शन में जाके बढ़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा G माइनस A इंटू एच। तो इसलिए यहां पे देखो ऑप्शन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं ले रखा, दैट मींस ये गेज प्रेशर की बात कर रखा है, तो अपन एटमॉस्फेयर का प्रेशर हटा के सिर्फ इसकी बात करेंगे, आंसर आ जाएगा सी।
रो इंटू सॉरी रो माइनस रो इंटू एच जी माइनस ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ट्राई करेंगे बच्चे। एन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब हैविंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एक्सेलरेट्स डाउन विद ए इक्वल्स टू 2g। लिखा बच्चे? क्या आंसर आएगा इसका? सेम जी इफेक्टिव जाके देख लो, यहां पे जाके देखोगे तो ऊपर की तरफ 2g हो जाएगा इसके फ्रेम में और नीचे की तरफ g, तो कितना बचेगा? नेट बचेगा ऊपर की तरफ g। तो यहां से g की डायरेक्शन में, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तो कितना हो जाएगा? रो g, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा जी इफेक्टिव के हिसाब से इंटू एच बाई 3। अब जी इफेक्टिव ही जी है तो रो जी एच बाई 3 इज द आंसर। ठीक है, उसने गेज प्रेशर लिख दिया यहां पे क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस करके, उसने कहा एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं गेज प्रेशर बताइए सिर्फ। क्लियर है बच्चे? चलिए आगे समझते हैं पास्कल्स लॉ। दो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है अपनी, पास्कल्स लॉ और आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये दोनों भी अपन अभी समझ लेंगे। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। पास्कल्स लॉ इज स्टेटेड इन द फॉलोइंग वे, ए लिक्विड एक्सर्ट्स द इक्वल प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन इफ द प्रेशर इन an enclosed fluid is changed at a particular point, the change is transmitted to every point of a fluid and to the walls of the container without being diminished in the magnitude। इसको समझेंगे बच्चे। देखिए अगर हम पास्कल्स लॉ की बात करें तो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है इसका हाइड्रोलिक लिफ्ट्स, हाइड्रोलिक जैक्स। ठीक है, जो इस तरह के आपने जैक्स देखे होंगे, ये देखा होगा आपने बार पे इस तरीके से बार आदमी को ऊपर उठाता है, कितना भारी आदमी होता है वो हल्का से पैर लगाता है ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि लिफ्ट्स वो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स हैं। जब भी कंफाइंड स्पेस में फ्लूइड है मेरे पास, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है कंफाइंड स्पेस में, तो आप तुम उस पूरे फ्लूइड में कहीं पर भी प्रेशर इंक्रीज करोगे तो थ्रू आउट द फ्लूइड प्रेशर इंक्रीज होगा सेम अमाउंट में, ऐसा नहीं डिफरेंट अमाउंट में, सेम अमाउंट में। क्लियर है? चलिए देखते हैं कैसे इसके क्या क्या एप्लीकेशन है। ये तो अपन ने इसका स्टेटमेंट पढ़ लिया। हाइड्रोलिक लिफ्ट समझनी है बच्चे अपने को, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो प्रेशर, इधर प्रेशर कितना लग रहा है बच्चे? F1 अपॉन A1, प्रेशर कितना लग रहा है? F1 अपॉन A1। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होता है। यहां पे प्रेशर कितना लग रहा है? F2 बाई A2। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम प्रेशर होगा क्योंकि फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल एंड कन्फाइंड स्पेस में है, इनकंप्रेसिबल। फ्लूइड कंप्रेस नहीं होगा, दबाया दब गया मर गया, ऐसा नहीं होता। फ्लूइड अगर दबाओगे तो कहीं ना कहीं से वो बाहर आएगा। तो प्रेशर आप एक जगह इंक्रीज करोगे दूसरी जगह भी इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का क्या फायदा है यहां पे कि अगर मैं एक तरफ एरिया बहुत कम रख रहा हूं और एक तरफ एरिया रख रहा हूं ज्यादा कंपैरेटिवली, तो आप देख रहे हो प्रेशर सेम रखने के लिए एरिया ज्यादा है, यहां पे एरिया बहुत कम है। तो F1 को देखो कितना हो जाएगा? F2 अपॉन A2 इंटू A1। इसको मैं लिख सकता हूं F2 इंटू A1 बाई A2, क्योंकि A2 बहुत छोटा है, A1 बहुत छोटा है A2 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्वांटिटी 1 से छोटी आई है। दैट मींस F2 को F1 से काफी बड़ा होना पड़ेगा तभी ये इक्वलिटी रह सकती है। मतलब अगर ये टर्म बहुत छोटा है तो इस टर्म को बड़ा होना पड़ेगा इसको बराबर करने के लिए। तो मैं बहुत कम फोर्स लगा के बहुत बड़ी फोर्स को उधर से एक्सर्ट कर सकता हूं, बहुत कम फोर्स लगा के। कैसे? इसको देखते हैं बच्चे, इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहां पे ये
जस्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर द फॉलोइंग फिगर, फाइंड फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द कार। मान लो जस्ट इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखा है कि इसको लिफ्ट करने के लिए या बैलेंस करने के लिए कितनी कम से कम फोर्स चाहिए, ये निकालना है आपको। तो मैं बोलूंगा यहां पर जो प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां पे होना चाहिए। तो F अपॉन एरिया कितना होगा बच्चे इसका, पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू 900 kg को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए बच्चे, 900 इंटू जी अपॉन पाई R2 स्क्वायर, दिस इज R2। क्लियर है? अब देखो पाई से पाई मर गया, तो F कितना आ गया बच्चे, 900 इंटू जी की वैल्यू अपन 10 ले लेते हैं, R1 बाई R2 का स्क्वायर। तो R1 कितना है 5 अपॉन 100 लिख सकते हैं मीटर में, और 15 अपॉन 100 लिख सकते हैं, तो वो कट जाएगा, नथिंग। तो देखो कितना आ गया फोर्स की वैल्यू, ये बचा 9,000। अगर मान लो ये 1000 न्यूटन फोर्स मेरे को पर्टिकुलर मास के वेट के थ्रू लगानी है, तो मास कितना होना चाहिए, डिवाइड बाय जी कर देंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब अगर यहां पे एक ब्लॉक रख दूं मैं 100 kg का, तो वो 900 kg की गाड़ी उठा लेगी। ठीक, ये तो अपन ने बड़ा ले लिया। यहां पे अगर मान लो 1 सेंटीमीटर की अगर रेडियस का यहां पे अगर हम वो रखते पिस्टन, तो बहुत ही कम फोर्स उसको उठा लेती। समझ रहे हो? ऐसा मान लो ऐसे 1000 किलो की गाड़ी है और 10 किलो का एक अपन ने ऐसे करके अपन ने वेट रख दिया, और 10 किलो का वेट अगर गाड़ी को उठा ले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है कि नहीं है बच्चे? ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम रहना है। इस पे और प्रैक्टिस करेंगे बच्चे अपन, स्पेशल क्लास में इसकी प्रैक्टिस करनी है अपन को। ये मैंने जस्ट यहां पे आपको पूरा आइडिया बताया है कि पास्कल लॉ किस फॉर्मूले पर ड्रिवन है। इसमें आप समझ सकते हैं बच्चे, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए आप। सभी बच्चे इसका आंसर देंगे? क्या आंसर आएगा बच्चे? रैंक इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस एफ ए, एफ बी, एफ सी रिक्वायर्ड टू बैलेंस द मासेस। द मासेस आर इन किलोग्राम। मतलब पिस्टन की रेडियस सेम है बच्चे। देखिए, एनी आइडिया बच्चे? अभी ये क्लास लाइव नहीं है बच्चे, ये प्रीमियर हो रही है, बट आप मुझसे बात, नॉर्मल सी बात है, डाउट्स के लिए बता रहा हूं बच्चे, ठीक है? ओके, इसका आंसर आएगा सी। एफ बी ज्यादा होगा बट एफ ए और एफ सी बराबर होगा। सर क्यों? वहां तो 1200 हो गया टोटल वेट को, वहां पे तो अगर लिफ्ट करना है तो टोटल 600 प्लस 600 1200 को उठाना है। बच्चे अगर यहां पे प्रेशर मैंने 600 के लिए इंक्रीज करने के लिए एक्सर्ट कर दिया फोर्स, तो वो पूरे लिक्विड में सेम इंक्रीज होगा। यहां पे कितने भी 600 रख दो, वो हर जगह प्रेशर उतना ही इंक्रीज हो रहा है, तो हर जगह उसी एक ही फोर्स से काम चल जाएगा जो फोर्स यहां के बराबर है। नथिंग न्यू। क्योंकि मैंने बोला कि हर जगह आप इस चीज को समझेंगे, पास्कल लॉ का जो स्टेटमेंट है इस पे आप समझो। ट्रांसमिटेड, चेंज इज ट्रांसमिटेड टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। हर पॉइंट पर ट्रांसमिट होगा। तो यहां से अगर बोल रहे हैं कि यहां पे अगर 600 की उठाने के लिए अगर प्रेशर इंक्रीज हो चुका है,
तो यहां पे और यहां पे दोनों जगह पे हो गया होगा ना इंक्रीज, और तीसरी जगह बना दो, चौथी जगह बना दो, 50 जगह बना दो, सब जगह इंक्रीज हो गया होगा ना प्रेशर सेम अमाउंट में। तो अगर यहां पर 600 उठा पा रहा है तो यहां पर भी उठा पा रहा होगा सेम फोर्स से। तो आंसर आ गया कि एफ ए और एफ सी बराबर होंगे, बट एफ बी ज्यादा होगा क्योंकि इसको 1000 को उठाना है। नॉर्मल सी बात है। क्लियर है बच्चे? एरिया बराबर है, ये पिस्टन का, छोटे पिस्टन, सारे छोटे का एरिया और सारे बड़े का एरिया बराबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। ओके, ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फोर्स ड्यू टू द लिक्विड ऑन ए वर्टिकल वॉल। इसका मैं यूज कराऊंगा बच्चे, समझ लेंगे आप इसका फॉर्मूला आता कैसे, आपको याद रखना है। मैंने मान लो h हाइट तक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, h हाइट तक अगर लिक्विड फिल कर दिया, मैं किसी भी वॉल पर, अगर एक वॉल पर, वॉल देखो कैसी होगी हमारे पास, इस तरीके से होगी, ठीक है, इस वॉल पर, इस वॉल की देखो h हाइट तक तो लिक्विड है और मान लो ये डिस्टेंस है लेट्स से l। इस एक वॉल पर कितनी फोर्स लगा रहा होगा मुझे ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा बच्चे, देखो जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जितना x नीचे गए तुम, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। इसका फॉर्मूला याद रखना है बच्चे, फिर भी मैं एक बार ड्राइव कर दे रहा हूं आपके लिए फास्ट। मैं x नीचे गया तो मैं पर्टिकुलरली यहां पे बात करूंगा इस स्ट्रिप के लिए, x नीचे जाके dx थिकनेस की अगर मैंने ये स्ट्रिप ली, यहां पे प्रेशर कितना होगा, यहां पे प्रेशर होगा रो जी एक्स। तो यहां पे फोर्स कितनी लग रही होगी, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर कितना है, रो जी एक्स। एरिया कितना होगा इस छोटी सी स्ट्रिप का, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है एल और थिकनेस कितनी है डी एक्स। तो एरिया हो गया, फोर्स को मैंने लिख दिया P इंटू डी ए, तो एरिया हो गया L इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये छोटी सी फोर्स आ गया df। अब यहां से फोर्स को इंटीग्रेट कर दिया अपन ने, तो रो जी एल इंटू एक्स डी एक्स। ये देखो रो जी एल बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां से डालनी है, 0 से लेके h तक इंक्रीज करना है इसको, तो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2। एक्स स्क्वायर बाई 2 में x की वैल्यू h डाल दी, जस्ट हमारे पास आंसर आ गया फोर्स का। ये आपको याद करना है बच्चे। फोर्स ऑन एनी वॉल, वर्टिकल वॉल ड्यू टू द लिक्विड आपके पास आ गया रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2। और बॉटम पे निकालना हो, ये तो वॉल पे आ गया, अगर बॉटम पे निकालना हो, इस केस में बॉटम पे निकालेंगे तो प्रेशर कितना है बच्चे, अगर मान लो ये भी हमारे पास है कुछ स्मॉल b, तो प्रेशर होगा बच्चे रो जी एच, इतना प्रेशर है। एरिया कितना है बॉटम का, b इंटू, अगर ये क्यूबॉइड है तो b इंटू एल हो गया। इस तरीके से अपन फोर्स निकाल सकते हैं बॉटम पे, वॉल पे, किसी पर भी। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, रो जी एल एच स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ओके, लास्ट थिंग जो आज हमको पढ़नी है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। बॉयंट फोर्स, बॉयंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इफ अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्स्ड इन द फ्लूइड, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड force due to the fluid surrounding it. This phenomena of the force exerted is known as buoyancy. और जो फोर्स है उसको बोलते हैं buoyant force या फिर upthrust force, ठीक है। लिक्विड के अंदर कोई भी चीज अगर सबमर्ज्ड है, चाहे पार्शियली हो चाहे फुल्ली सबमर्ज्ड है, इस पर एक फोर्स लगती है बच्चे, वो अपन बोलते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है। इस तरीके से अपने बना, ठीक है, चाहे वो पार्शियली हो चाहे फुली इमर्स्ड हो, उस पे एक बॉयंट फोर्स लगती है, लिक्विड की फोर्स लगती है। वही फोर्स है जो अपन ने कोलिजन वाली पढ़ी थी, ठीक है, एग्जैक्टली वही फोर्स है, बट इसको अलग से नाम दे दिया आर्किमिडीज ने, बॉयंट फोर्स। इसके लिए उसने क्योंकि अलग से एक फॉर्मूला बता दिया था, क्या बता दिया था इसको समझ लेते हैं। उसने बोला था कि ये अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो बराबर होगी जितना आपने लिक्विड डिस्प्लेस किया है। अगर बात करें वी सबमर्ज्ड, वी सबमर्ज्ड अगर मेरे पास V है,
It states that when a body is partially or fully dipped in a fluid at rest, the fluid exerts an upward force of buoyancy equal to the weight of displaced fluid. Displaced fluid के बराबर ही हमारे पास फोर्स लगेगी, weight of displaced fluid. Let's say V be the volume of displaced fluid, या फिर बोल दूं displaced fluid या फिर V submerged. ठीक है, जितना सबमर्ज वॉल्यूम है उतना ही तो डिस्प्लेस किया होगा वॉल्यूम. तो लिक्विड का वेट कितना होगा? लिक्विड का वेट हो गया, अगर इस वॉल्यूम को V बोल दूं मैं, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम, ये हो गया मास ऑफ लिक्विड इनटू G. दिस इज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. इसी के बराबर फोर्स लगेगी उस पे अप डायरेक्शन में. ठीक है, F बॉयंसी बोल दें या अप थ्रस्ट बोल दें, ये इसके बराबर लगेगी. ठीक है, अब इसमें हमारे पास केसेस होते हैं बच्चे, क्या क्या इसको समझते हैं. सबसे पहले यहां पे देखिए, ये 5 kg का कुछ मेटल की रॉड है हमारे, सॉरी ब्लॉक है. इस 5 kg के ब्लॉक को यहां पे देखो 5 ही नाप रहा है, हमारे पास बैलेंस है. अब क्या किया अपन ने, इसको डिप कर दिया और देखा, फिर इसको मेजर कर रहा है ये 3 kg. दैट मींस 2 kg कम क्यों हो गया? क्योंकि इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगी होगी, थ्रस्ट फोर्स, वो 2 kg वेट के बराबर है. 2 kg लिक्विड ने जो डिस्प्लेस किया एग्जैक्टली उसके बराबर है. ये एक्चुअली किया था आर्किमिडीज ने. बहुत ही फनी स्टोरी है इसके पीछे. किसी दिन हम पे टाइम होगा या फिर हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले रहे होंगे तो मैं आपको ये लाइव क्लास में सुनाऊंगा स्टोरी कि एक्चुअली आर्किमिडीज ने किस तरीके से इसको बताया था. ठीक है, वो एकदम टब में एकदम बैठ गया था, पानी निकला था, उससे तो थॉट आया था, भागता हुआ चला गया था बिना कपड़ों के. ठीक है ना, तो बहुत फनी सी स्टोरी है. तो ये कॉन्सेप्ट, ये तो मैंने विजुलाइज कराया है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं. जस्ट देखो, लॉ ऑफ फ्लोटेशन या प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन बोलते हैं. व्हेन अ बॉडी ऑफ द बॉयंसी इज इक्वल्स टू द वेट, अगर ऊपर लगने वाली बॉयंसी फोर्स अगर वेट के बराबर हो जाए तो बॉडी फ्लोट करेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी. इक्विलिब्रियम में रहेगी, फ्लोट करेगी वो. अब हो सकता है पार्शियली सबमर्ज होके इक्विलिब्रियम में आ जाए, हो सकता है कंप्लीटली सबमर्ज होके इक्विलिब्रियम में आ जाए. ये डिपेंड करता है. 3 केसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं बच्चे. क्या कि अगर वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो बॉडी क्या करेगी, सिंक कर जाएगी, बॉटम तक चली जाएगी. क्योंकि वेट ज्यादा है, अपथ्रस्ट बैलेंस ही नहीं कर पा रहा, तो बिल्कुल ही अंदर चली जाएगी. इस केस को बोल रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ अ बॉडी इज ग्रेटर देन द लिक्विड. ठीक है बच्चे, अभी यहीं तक समझना है अपन को. नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, केस 2. डेंसिटी दोनों की सेम है और वेट और अपथ्रस्ट बराबर है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, फ्लोट करेगी, कंप्लीटली सबमर्ज रहेगी बच्चे, फुली सबमर्ज्ड. अब थ्रस्ट फोर्स इस तरीके से पूरी अंदर है. बट अगर वेट कम है, अब थ्रस्ट मतलब पूरी वॉल्यूम के हिसाब से जो थ्रस्ट बन रहा है उसके हिसाब से वेट कम है, तो बॉडी पार्शियली सबमर्ज रह के भी अपने आप को इक्विलिब्रियम में रख लेगी. ठीक है, अब यहां पे एक चीज मैंने कैलकुलेट कर रखी है, वेट अपेरेंट. ये क्या होता है इसको देखते हैं. अपेरेंट वेट ऑफ द बॉडी इनसाइड द लिक्विड. अगर मैं बोलूं कि एक भारी चीज है, ठीक है, मैंने इसके अंदर डाल दी और वो ऐसे आ गई, तो अब इसका जो mg था और इस पे ऊपर लग रही होगी एक F थ्रस्ट या F बॉयंसी, तो इसका नेट वेट कितना होगा. यहां पे मैं वेइंग मशीन रख दूं तो वेइंग मशीन कितना वेट इसका शो कर रही होगी. जो वेइंग मशीन पे नॉर्मल आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बच्चे, mg माइनस FB. मतलब एक्चुअल वेट से कुछ अब थ्रस्ट ने कम कर दिया होगा, तो इस नॉर्मल के करस्पॉन्डिंग आपको अब अपेरेंट वेट दिखेगा, नॉर्मल कम हो गया होगा. तो अपेरेंट वेट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अपेरेंट वेट इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट. देख लेंगे बच्चे, एक्चुअल वॉल्यूम है हमारे पास V, तो V इंटू रो सॉलिड इंटू G माइनस V इंटू रो लिक्विड ऑफ G. अब थ्रस्ट क्या होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो लिक्विड का आ गया मेरे पास डेंसिटी. एक्चुअल वेट क्या है सॉलिड का, तो सॉलिड की डेंसिटी आ गई. वॉल्यूम सेम है क्योंकि
पूरा का पूरा उसमें जा चुका है अंदर, पूरी बॉडी अंदर। तो वॉल्यूम जितनी है V, उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस किया होगा, तो उतना वेट लिख दिया मैंने। V द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो ये आ गया मेरे पास एपेरेंट वेट। इस पर भी बच्चे अपन क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। डेंसिटी ऑफ द आइस इज दिस, ए पीस ऑफ द आइस इज फ्लोटिंग इन द वाटर, डेंसिटी वाटर की है दिस, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पीस आउटसाइड द लिक्विड। ठीक है, इसको देख लो, कैसी भी मेरे पास आइस है, ठीक है, आइस की वॉल्यूम है लेट्स से V, और ये है इसकी V इन मतलब इनसाइड जितना वॉल्यूम है। अब ये देखो बैलेंस है, क्योंकि देखो डेंसिटी कम है। मैंने डेंसिटी कम वाले केस में क्या बताया था कि फुल्ली सबमर्ज नहीं होगा। डेंसिटी कम वाले केस में, सॉलिड की डेंसिटी कम है तो फुल्ली सबमर्ज नहीं होगा, पार्शियली सबमर्ज्ड होगा। तो इस केस को अपन ने देखो कैसे किया है कि इसका जो वेट होगा एक्चुअली वो होगा रो आइस इंटू टोटल वॉल्यूम इंटू G। ये वेट होगा आइस का, इसको वाटर के डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर कर दें अगर, तो ये बैलेंस हो गया होगा। तो यहां से देखोगे G से G कट गया, तो V इन आ गया, V इनसाइड क्या आ गया बच्चे, रो ऑफ आइस अपॉन रो ऑफ वाटर इंटू V। खत्म। इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं, अगर डेंसिटी कम है तो उस केस में अपन डायरेक्ट सबमर्ज्ड वॉल्यूम या V इनसाइड निकाल सकते हैं। अब इसने क्या पूछा था, फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम आउटसाइड द वाटर। इसको देखोगे बच्चे, डिवाइड कराया अपन ने, ये आ गया 0.9 V आ गया इनसाइड। तो आउटसाइड कितना बचा होगा बच्चे, पूरा वॉल्यूम V था तो V माइनस V इनसाइड किया तो ये आ गया मेरे पास 0.1 V। तो कितना रेशियो हो गया, 0.1 का। ठीक है बच्चे, तो ये थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दिया है। अब इसकी प्रैक्टिस करनी है अपन को। मैंने सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट जितने भी इसके अंदर आते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो सारे ले लिए हैं बच्चे। हम प्रैक्टिस करेंगे और चीजों को एनालाइज करेंगे, सिचुएशंस को देखेंगे, क्या क्या सिचुएशंस आ चुकी हैं एग्जाम्स में। मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास थ्रो करूंगा बच्चे, आपको टेलीग्राम चैनल फिजिक्स 101 पे मिल जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे। ये था स्टैटिक्स के बारे में पूरी बात है। ऐसे ही अपन डायनेमिक्स की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की बात करेंगे, विस्कोसिटी की बात करने वाले हैं बच्चे। पूरी फिजिक्स अपन यहां पे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने आपके लिए फ्लूइड किया है। बहुत सारे बच्चों ने फ्लूइड में प्रॉब्लम रहती है उन्हें, इसके लिए मैंने सबसे पहले फ्लूइड बना दिया बच्चे। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन कोड याद रखना है मेरा VC10 सभी बच्चों के लिए। आप किसी भी कोर्स में सब्सक्राइब कर रहे हो, VC10 जरूर यूज करें बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर बच्चे, बाय बाय।